नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। जनादेश यानी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। जनादेश में बात होगी छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण और मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर हुए मतदान की। साथ ही राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के प्रचार की। बताएंगे तेलंगाना में क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और जानेंगे जमीनी हकीकत अपने संवाददाताओं से। तो आइए करते हैं इस खास कार्यक्रम की शुरुआत। और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की, जहां की सभी 230 सीटों पर आज वोट डाले गए। मतदान में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं के साथ साथ दिग्गज हस्तियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 71% से ज्यादा मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सभी 230 सीटों पर मतदाताओं ने बड़ी संख्या में वोट डाले। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर समेत सभी जगह सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। युवाओं के साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एंड वोट डाल के तो ऑब्वियसली बात है ना, अच्छा ही लगेगा। फर्स्ट टाइम तो एक्साइटमेंट ही अलग होती है फर्स्ट टाइम की। तो एमपी का डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, उसको हमने ध्यान में रखते हुए करा है वोटिंग। सबसे बड़ा फोकस एजुकेशन और हमारे स्टेट के डेवलपमेंट पे होना चाहिए। भिंड और मुरैना में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर प्रदेश भर में मतदान शांतिपूर्ण रहा। लोकतंत्र के उत्सव में आम लोगों के साथ ही खास लोगों ने भी मतदान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सपरिवार सीहोर जिले के आदर्श मतदान केंद्र जैत, तो प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में वोट डाला। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर और प्रहलाद सिंह पटेल ने नरसिंहपुर में मतदान किया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में वोट डाला। वरिष्ठ बीजेपी नेता उमा भारती ने टीकमगढ़ के गांव डूंडा में मतदान किया। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल में वोट डाला। प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान के साथ ही 2533 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लेकिन जीत को लेकर कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस यहाँ कहीं नहीं टिकेगी, क्योंकि उनके समय मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। अब तक का सबसे बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ इस चुनाव में जिताएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 3 दिसंबर को बनने जा रही है। मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएगी। पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है, हर हालत में 130+। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है। इनके अलावा बीएसपी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को बहुत सारी गारंटियां दी, जिनका हाल जनता कर्नाटक और हिमाचल में देख चुकी है। इसके जवाब में बीजेपी ने मोदी की गारंटी को सामने रखा है, जिसे पूरा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जनता किसके वादों और दावों पर यकीन करती है। लेकिन इसके लिए 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा, जब नतीजों का ऐलान होगा। नीरज सिंह, अजीत द्विवेदी, चंद्रशेखर और आशीष सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के 70 सीटों पर भी आज वोट डाले गए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की सभी 90 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया है। चुनाव आयोग के शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक दूसरे चरण में करीब 68% मतदान हुआ है। लोकतंत्र के उत्सव में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं के साथ ही दिग्गज हस्तियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में भी मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारों में लगकर
लोगों ने वोट डाले। युवाओं के साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगों ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में अलग ही उमंग और उत्साह देखने को मिला। लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अच्छा लग रहा है, एक अलग ही खुशी मिली फर्स्ट टाइम वोट देने के बाद। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। से ही घर वालों को देखते थे कि वो लोग वोट देने जा रहे हैं, आज हमें भी मौका मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच आम लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया और मतदान शांतिपूर्ण रहा। दूसरे चरण में आम लोगों के साथ ही खास लोगों ने भी मतदान में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने रायपुर में मतदान किया तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग के कुरूदडीह गांव में मतदान किया। उप मुख्यमंत्री और अंबिकापुर से कांग्रेस उम्मीदवार टीएस सिंहदेव ने राजमोहनी देवी गर्ल्स कॉलेज के पोलिंग बूथ पर मतदान किया। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और लोरमी से पार्टी उम्मीदवार अरुण साव और भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक ने बिलासपुर में वोट डाला। दूसरे चरण के मतदान के साथ ही 70 सीटों के लिए 958 उम्मीदवारों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। लेकिन जीत को लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। वो दावा करते रहेंगे, जीतेंगे हम भी लोग। कितने नंबर से पास हो रहे हैं, कितनी सीट आ रही है? 75। अच्छा, उससे कम नहीं होगा। तो ये साफ है कि जनता के मन में बदलाव की जबरदस्त सोच है और अंडरकरंट भी पूरे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है और ये बदलाव निश्चित रूप से इस चुनाव में जनता के वोटों से प्रकट होगा। 70 मतदान केंद्रों में हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से जो हमें फीडबैक मिल रहा है, जो जानकारी मिल रहा है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता ने परिवर्तन का मन बनाया है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों के लिए 7 नवंबर को वोट डाले गए थे। पहले चरण में 223 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इस तरह दोनों चरण मिलाकर प्रदेश की सभी 90 सीटों पर कुल 1181 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। प्रदेश में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन नजर अमित जोगी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, अरविंद नेताम की हमर राज पार्टी और बीएसपी पर भी रहेगी। मतदान के बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 3 दिसंबर को जनता किस पार्टी को जनादेश देती है। धीरज कुमार, अश्वनी मिश्र, मनोज सोनेने और सोमेश पटेल की रिपोर्ट डीडी न्यूज के लिए। और मध्य प्रदेश के मतदान पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरज मुरैना से और धीरज हमारे साथ, अजीत हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। नीरज, सबसे पहले आपका ही रुख करेंगे। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के हिसाब से 71% मतदान हुआ है। ये 2018 की तुलना में कम है, तो इसे क्या समझा जाए, क्या इसके मायने निकाला जाए? देखिए ऋतु, अभी थोड़ा सा रुकना होगा क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग हुई है और मतदान का जो प्रतिशत है वो 75 या 78% के आसपास रह सकता है, क्योंकि 6 बजे तक भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे। इस बार एक ये भी असर देखने को मिला कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से तैयारियां की थी, जिस तरह से स्वीप कार्यक्रम यहाँ पर चलाए गए और खास तौर से जो युवा और महिला वोटर हैं वो बड़ी संख्या में निकल कर आए। हाँ, लेकिन एक दुखद बात ये जरूर रही कि जो शहरी वोटर हैं वो उतनी बड़ी संख्या में निकल कर नहीं आया। चाहे आप भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें या ग्वालियर की बात करें, वहाँ मतदान कमोबेश सुस्त रहा ग्रामीण इलाकों की अपेक्षा में। तो ये जरूर चिंता की बात है और ये सोचना भी होगा शहरी मतदाताओं को कि वो अपने मत का ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रयोग है वो कर सकें। अब इन चुनावों में परिणाम किस पार्टी के पक्ष में आएंगे तो 3 तारीख को पता लग जाएगा। लेकिन हाँ, इस चुनाव में कई सारे महत्वपूर्ण फैक्टर भी हैं। फैक्टर ये हैं, आप देखें कि जो बसपा और सपा है, चंबल के जिस इलाके की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इसकी जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है। दूसरा, अगर आप देखें कि खास तौर से मालवा जो संभाग है, जहाँ से कहते हैं कि जो मध्य प्रदेश का जो रास्ता है वो मालवा से निकल कर आता है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादातर सीटों पर वहाँ पर बढ़त बनाई थी, लेकिन क्या इस बार वो बढ़त बरकरार रहती है? क्योंकि 2 बदलाव देखने को मिले, क्योंकि पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ थे, लेकिन इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसके अलावा आप देखें महिलाओं की भूमिका, लाडली योजना जिस स्तर पर लगातार यहाँ पर प्रचारित की गई और
जो पैसा है लाडली योजना के तहत महिलाओं तक पहुंचा, तो वो भी एक बड़ा की फैक्टर हो सकता है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने जब अपना घोषणा पत्र ऋतु जारी किया था तो उसमें भी महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह देने की बात करी थी। तो महिला फैक्टर एक बड़ा फैक्टर भूमिका निभा सकता है, खासतौर से इस योजनाओं को लेकर। और दूसरा युवा फैक्टर, 22 लाख के करीब मतदाता हैं युवा जो पहली बार वोट कर रहे हैं, और उनमें से ज़्यादातर जो मतदाता हैं वो इस तरीके के हैं जो परंपरागत तरीके से वोट नहीं करते, वो ना कांग्रेस की तरफ जाते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं। वो ऐसे वोटर हैं जो तत्काल अपनी राय बनाते हैं और उसी के आधार पर वो वोटिंग करते हैं। और पिछली बार कई सारी सीटें ऐसी थी मध्य प्रदेश के अंदर, करीब 60 से 70% सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर मात्र कुछ हजारों के बीच में था। तो उस स्थिति में ये जो युवा वोटर है वो एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। हालांकि मतदान का प्रतिशत कितना रहेगा ऋतु, इस पर थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि 6 बजे तक भी जो मतदान है वो होता रहा है और उसके बाद अपडेट होगा तो 75% से ज़्यादा ये मतदान हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल नीरज, आप ठीक कह रहे हैं। ये शुरुआती आंकड़ा है चुनाव आयोग का 71%, जो कि अभी अब से कुछ और देर में ये आंकड़ा बढ़ेगा भी। तो 2018 की अगर तुलना में ये 75% भी अगर क्रॉस करता है तो इसके मायने कई होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है जनादेश में। Congrats यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माई एग्जाम्स, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? MFD में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर सर। ग्रीन एनर्जी की जरूरत तो हर जगह बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी बड़ी है। अरे, इस नई ऊर्जा के लिए बजट का सोचा है? सर, उसके लिए इरेडा है ना, जो कई सालों से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही है। बिल्कुल सही। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, भारत का प्रमुख प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC, जो सिर्फ ऐसे ही ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है ताकि भारत की ग्रीन ऊर्जा बढ़े और हम सब मिलके एक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल फ्यूचर बना सके। आज ही इरेडा के साथ मीटिंग फिक्स कराइए। बिल्कुल सर। इरेडा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। और एक बार फिर जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 6 बजे के बाद चुनाव आयोग के जो ताज़ा आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 71% मतदान हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि 6 बजे के बाद अभी भी तमाम मतदाता वोटिंग एक तरह से पोलिंग बूथ्स पे मौजूद हैं, तो ये आंकड़ा बदल भी सकता है। भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी संवाददाता अजीत। जानना चाहेंगे कि किस तरह के मुद्दे और 2018 की तुलना में 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश के लिए कैसे अलग साबित हो रहा है।
बिल्कुल ऋतु, देखिए मध्य प्रदेश का जो ये चुनाव था कई मायनों में अलग था। अगर हम मुद्दों की बात करें, अगर हम इस बार जो तमाम मुफ्त की घोषणाएं की गई तमाम पार्टियों के द्वारा उसकी बात करें, अगर हम यहाँ पर स्थानीय के अलावा राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो ये चुनाव बिल्कुल अलग था इस बार, क्योंकि ऐसा चुनाव मध्य प्रदेश में अभी तक नहीं हुआ जिसमें कि जो पार्टियाँ थी, राजनीतिक दल थे, उन्होंने जिस तरीके से अपने मैनिफेस्टो में और तमाम फ्रीबीज की घोषणाएं की अपने मैनिफेस्टो में और कोशिश की मतदाताओं को लुभाने की, खासतौर पर महिला वोटर्स को लुभाने का प्रयास किया गया। और साथ ही अगर हम बात करें मुद्दों की तो यहाँ पर देखिए कांग्रेस जो थी वो शुरू से भ्रष्टाचार, महंगाई और यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर मुद्दा बनाई हुई थी, लेकिन बाद में कांग्रेस थोड़ा सा भटकती हुई दिखाई दी जब कांग्रेस ने यहाँ पर ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना को यहाँ मुद्दा बनाया और उसको लेकर यहाँ पर लगातार रैलियां करते रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और उस पर वो अपनी बात रखते रहे। इसके अलावा बीजेपी लगातार अपने 18 वर्षों के कामों को लेकर लगातार मुखर रही। तमाम मंचों पर बीजेपी ने अपने कामों को रखा, बताया कि 2003 में क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की और आज क्या स्थिति है, उससे तुलना करके बीजेपी बार बार कहती रही कि मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 4 गुना हो गई है, जो सिंचाई का रकबा है वो कई गुना बढ़ चुका है, और साथ ही जो कृषि का जो क्षेत्र में जो काम हुए हैं मध्य प्रदेश इस समय गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है, निर्यातक राज्य बन गया है। इसके अलावा तमाम जो मुद्दे थे वो गिनाती रहे और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर खासतौर पर मध्य प्रदेश में जो है बात की बीजेपी ने। तो ये बीजेपी अपने 18 वर्ष के कामों को गिनाती रही, लेकिन वहीं पर जो कांग्रेस थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी पे निशाना साधती रही कि उसने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया है, किस तरीके से महाकाल लोक में जिस तरीके से मूर्तियों गिरने की बात सामने आई उसको मुद्दा बनाया गया। सॉफ्ट हिंदुत्व को कभी मुद्दा सामने आया जब तमाम नेता जो आते थे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, वो मंदिर में जाया करते थे, वहां से अपनी जो रैली की या अपने अपनी जो जनसभा की शुरुआत वो करते थे, तो ये मुद्दे यहाँ पर हावी रहे। हालांकि देखिए थोड़ा सा कांग्रेस दिग्भ्रमित दिखी यहाँ पर, क्योंकि शुरू में कई महीनों पहले से यहाँ पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और यहाँ पर जो कमीशन खोरी ये मुद्दा लेके कांग्रेस चल रही थी, लेकिन अचानक से जो उनके राष्ट्रीय नेता थे यहाँ पर जब वो आए तो उन्होंने अचानक से यहाँ पर ओबीसी आरक्षण जो है उसका राग यहाँ पर छेड़ दिया। साथ ही जातिगत जनगणना जो बिहार से मामला शुरू हुआ था उसको यहाँ पर उन्होंने कई मंचों से बोलना शुरू कर दिया। तो इस तरीके थोड़ा सा डिले होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों ने इसे एक मुद्दा बनाया है। धीरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। धीरज, छत्तीसगढ़ में भी 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव संपन्न हो गया, किस तरह का चुनाव रहा और 70 सीटों पे भी जो आज मतदान देखा गया है उसमें भागीदारी में युवाओं और महिलाओं की भी भागीदारी ज्यादा रही, क्या रहे उनके मुद्दे, किस तरह है चुनाव अलग? बिल्कुल आपने सही कहा, अगर इस चुनाव को महिलाओं के लिहाज से देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। और जिस तरीके के जो महिलाओं की जो मतदान केंद्रों पर जो महिलाओं का जो हमने कतार देखी, तो उससे ज़रूर ये जाहिर होता है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने महिलाओं के लिए जो व्यवस्था की थी उस व्यवस्था में महिलाएं शरीक हुई और उसका हिस्सा बनी, ऐतिहासिक पलों का गवाह बनी। क्योंकि उत्तर जो विधानसभा है जो रायपुर का, जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में बताया कि कुल 727 संगवारी केंद्र बनाए थे चुनाव आयोग ने महिलाओं के लिए, और उसमें एक उत्तर विधानसभा है रायपुर का। उत्तर विधानसभा में 201 मतदान केंद्र थे और इस 201 मतदान केंद्र में के ही जिम्मे जो महिलाओं के जिम्मे था इसका संचालन, और पूरी की पूरी कमान महिलाओं के हाथ में रही। स्याही लगाने से लेकर सिक्योरिटी तक 201 मतदान केंद्र पर 804 महिलाओं ने उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनी, जो कि ऐसा पहली बार छत्तीसगढ़ में हुआ। जो महिलाओं की जो भागीदारी रही वो खास करके जो आदिवासी इलाकों में, खास करके शहरी इलाकों में या सभी इलाकों में हम कह सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण रही। और उस भागीदारी का जो परिणाम जो प्रतिफल है हमें जो मतदान केंद्र पर देखने को मिला। दूसरी सबसे अहम बात, जो दोनों पार्टियां जो थी कांग्रेस और बीजेपी प्रमुख पार्टियां, दोनों पार्टियों ने महिलाओं को रिझाने की भरपूर कोशिश की। बीजेपी ने महतारी बंधन योजना के जरिए महिलाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, तो कांग्रेस ने गृह लक्ष्मी योजना लाकर जिसको दीपावली के दिन उन्होंने घोषणा कर महिलाओं के प्रति अपने रुझान को आगे बढ़ाया। आदिवासी महिलाओं के लिए भी काफ़ी कुछ रहा इस चुनाव में। दोनों दलों ने आदिवासी वोटर्स को रिझाने के लिए जो अपने अपने तरीके से वायदे किए।
और जो सबसे प्रमुख जो मुद्दा रहा, अगर हम महिलाओं को छोड़ दें तो वो सबसे प्रमुख मुद्दा रहा यहाँ किसान कर्ज माफी रहा, धान खरीदी रहा, जिस पर कि बार बार प्रधानमंत्री बोलते रहे कि जिस धान खरीदी के नाम पर का भी एक तरह से काफी तवज्जो महिलाओं और युवाओं पर रही है इस पूरे चुनाव में, और महिलाओं और युवाओं ने अपनी भागीदारी से ये भी बता दिया, अपने इस लोकतंत्र के इस पर्व में उन्होंने अपना उत्साह दिखाया है, जो धड़कनें बढ़ाती हैं राजनीतिक पार्टियों के, क्योंकि दोनों ही राज्यों में 2018 की तुलना में अगर हम बात करें तो मत प्रतिशत लगभग उतना ही है जो 18 में था। तो जनता किस मूड से बाहर निकली है मतदान केंद्रों पे वोट करने, ये पता चलेगा 3 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज, आपका भी, अजीत आपका भी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है जनादेश में। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर सर। ग्रीन एनर्जी की जरूरत तो हर जगह बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी बड़ी है। अरे इस नई ऊर्जा के लिए बजट का सोचा है? सर उसके लिए इरेडा है ना, जो कई सालों से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही है। बिल्कुल सही, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, भारत का प्रमुख प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC, जो सिर्फ ऐसे ही ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है ताकि भारत की ग्रीन ऊर्जा बढ़े और हम सब मिलके एक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल फ्यूचर बना सके। आज ही इरेडा के साथ मीटिंग फिक्स कराइए। बिल्कुल सर। इरेडा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान तेलंगाना राज्य के गठन का श्रेय लेना और राज्य आंदोलन के दौरान जानमाल के नुकसान पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। BRS और BJP इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। इस बीच कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P. चिदंबरम द्वारा तेलंगाना आंदोलन के दौरान हुई जानों के नुकसान के लिए माफी मांगने के बाद तेलंगाना की राजनीति गर्मा गई है। BRS ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। शुक्रवार को हैदराबाद हवाई अड्डे के पास पोस्टर लगाए गए जिसमें लिखा गया कि तेलंगाना के बेटों की जान लेने वाले कांग्रेस नेताओं का स्वागत है। BRS नेता के कविता ने पूछा कि 6 दशकों तक तेलंगाना को धोखा देने वाले गांधी परिवार के लोग जानमाल के नुकसान के लिए माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं। I just want to question direct my question to Honorable Rahul Gandhi ji. Why are you not apologizing? Why is Sonia ji not apologizing? Have the decisions only been made by Mr. Chidambaram? If you are coming to Telangana, giving guarantees to people of Telangana, why are you shying away from apologizing to the people of Telangana? And let me tell you this, even if you apologize 1,000 times, people of Telangana will never forget you or never forgive you. केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना BJP अध्यक्ष G. किशन रेड्डी ने तेलंगाना आंदोलन के दौरान करीब 1200 लोगों की मौतों के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तेलंगाना की जनता से वोट मांगने का अधिकार नहीं है। लास्ट आंदोलन में 1200 लोग सुसाइड किया है। 1969 में 365 स्टूडेंट्स पुलिस फायरिंग में शहीद हो गया। फिर भी जब तेलंगाना नहीं दिया गया, अगर तेलंगाना का दोषी कोई है वो कांग्रेस पार्टी है, तेलंगाना का दुश्मन कोई है वो कांग्रेस पार्टी है। तेलंगाना के खिलाफ काम किया है, तेलंगाना विकास के लिए काम नहीं किया है, वो कांग्रेस पार्टी है। दरअसल गुरुवार को हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में P. चिदंबरम ने अलग तेलंगाना राज्य बनाने के लिए हुए आंदोलन के दौरान लोगों की मौत पर दुख जताया था। साथ ही ये भी कहा था कि इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इस बीच कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें तेलंगाना के लिए 6 गारंटी और अनेक घोषणाएं हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने और 500 रुपए में गैस सिलेंडर के साथ साथ सभी घरों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा शामिल है। मेरी पार्टी हमेशा जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस
तो हमेशा सच के लिए लड़ती है, बोलती है। कांग्रेस की गारंटी और घोषणा पत्र पर बीजेपी ने कहा कि जनता ने कर्नाटक में इनकी गारंटियों का हाल देख लिया है। किए ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक गारंटी दे सकती कांग्रेस पार्टी ने, ये एक परिवारवाद राजनीति, भ्रष्टाचार राजनीति और तुष्टीकरण के अलावा कुछ गारंटी नहीं दे सकता। जो भी गारंटी दिए लोगों के हित के लिए, ये पूरा तो बकवास है। लोगों तो विश्वास नहीं, क्योंकि कर्नाटक में लोग अस्तबा हो गए, या किसान हो या हमारे बेरोजगार युवा हो। आज 3000 रुपए की बात करें बेरोजगार को, एक तक नहीं दिए। इस बीच तेलंगाना में चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ रहा है। बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने नामपल्ली विधानसभा में घर घर जाकर पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगा, तो पिनापका में राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित किया और तेलंगाना की केसीआर सरकार पर जमकर निशाना साधा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी पार्टी उम्मीदवार माजिद हुसैन के समर्थन में हैदराबाद में प्रचार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और अब बात राजस्थान विधानसभा चुनाव की, जहां बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अजमेर में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार को भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर घेरा। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सागवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस गारंटी यात्रा सभाओं को संबोधित किया। राजस्थान के चुनावी समर में प्रचार के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज मैदान में उतरे। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने अजमेर के विजयनगर और नसीराबाद में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने भ्रष्टाचार, पेपर लीक और प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों के चलते अपराध, तुष्टीकरण, महिलाओं और दलितों पर अत्याचार के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर पहुंच गया है। एक कुछ युवा लाल कलर का शर्ट और जर्सी पहनकर आए। अरे भाई ठीक है, मेरी सभा में तो आ गए, गहलोत साहब की सभा में मत जाना, न तो आजकल जैसे बैल लाल कलर को देखकर, सांड लाल कलर को देखकर दौड़ता है, ऐसे गहलोत साहब होते हैं। आपको 5 राज्यों के चुनाव से जुड़ी खबरों का ये विशेष कार्यक्रम जनादेश में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।